नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम संतोष है, जो दिल्ली के पास के किसी एक छोटे से इलाके में रहते हैं। जिन्होंने हमें अपनी ये कहानी भेजी है। संतोष पहले ट्रक चलाने का काम नहीं करते थे। ये पहले एक फैक्ट्री में सामान लादने का काम करते थे, जिसमें उन्हें कुछ अच्छा फायदा नहीं होता था, जिस वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर ट्रक चलाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें अच्छी बचत भी होने लगी और उनका काम भी अच्छा चलने लगा। लेकिन ट्रक चलाते हुए उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनका जीवन ही बदल कर रख दिया। इसलिए मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको भी उनके साथ हुई उस घटना के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम संतोष के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संतोष है और मैं पहले एक कंपनी में काम करता था, जहां मुझे ट्रकों में सामान लाद कर यहां वहां पहुंचाना होता था। उस नौकरी में ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन काम ठहरा ठीक ठाक। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए था, कुछ ऐसा जो मुझे ज्यादा कमाई दे सके। तभी एक दिन मेरे पुराने और खास दोस्त रवि से मेरी मुलाकात हुई। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और रवि ने कुछ साल पहले ही अपना खुद का ट्रक खरीदा था। रवि ने मुझे समझाया, संतोष, कंपनी के लिए काम करने से अच्छा है कि तू अपना ट्रक खरीद ले। जितना तू दूसरों के लिए काम करता है, उतने में तेरा खुद का ट्रक भी चल सकता है और जो बचत होगी वो तेरी होगी। मैंने उसकी सलाह पर गौर किया और सोचने लगा कि यह सही मौका हो सकता है अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधारने का। रवि की सलाह सुनने के बाद मैंने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक खरीद लिया। यह मेरे जीवन में एक नया मोड़ था, क्योंकि अब मैं खुद का मालिक खुद था। ट्रक खरीदने के बाद मैंने अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत की और अपने ट्रक पर सामान ढोने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने हर मुश्किल का सामना करना सीख लिया। पहले तो मुझे छोटे मोटे काम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम की पहचान होने लगी और बड़े बड़े ठेकेदार मुझसे काम करवाने लगे। रोज नए नए रास्तों पर जाना, अलग अलग जगहों की धूल फांकना और अनगिनत शहरों और गांवों से गुजरना अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। काम के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नए दोस्त बनाए, रास्तों की पहचान पक्की हुई और साथ ही ड्राइवरी के उसूल भी समझ में आने लगे। अब मुझे ट्रक चलाते हुए 12 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने अनगिनत अनुभव किए। कभी सड़क पर खराब मौसम का सामना किया, कभी लंबी दूरियों पर बिना रुके ड्राइव की और कभी कभी तो रात भर सुनसान सड़कों पर अकेले ड्राइव करने का डर भी झेला। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों में डरने वाली क्या बात है। आखिर खराब मौसम और सुनसान सड़कें तो हर ड्राइवर के लिए आम बात है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच में ऐसा अनुभव है जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैंने उस रात का सामना किया था जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। मुझे एक जरूरी डिलीवरी लेकर दिल्ली से राजस्थान के एक छोटे से गांव पीपलखेड़ा जाना था। यह गांव शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरने वाली एक सुनसान सड़क से जाना पड़ता था। उस दिन देर हो गई थी और मुझे लगा कि अगर मैं रात में सफर करूंगा तो सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैंने रात को ही निकलने का फैसला किया। दरअसल उस दिन मेरे साथ मेरा भांजा भी था, मेरी बड़ी बहन का बेटा रोहित। उसे मेरे जीजा जी और बहन ने मेरे साथ काम करने के लिए भेजा था। घर में कुछ कामकाज नहीं था और उसे कहीं और नौकरी नहीं मिल रही थी। जीजा जी और बहन ने मुझसे कहा, संतोष, इसे अपने साथ रख ले, तू इसे ट्रक चलाना भी सिखा देगा और कुछ काम धंधे की समझ भी आ जाएगी। मैंने सोचा, अच्छा है, रोहित भी थोड़ा सीख जाएगा और मेरे हाथ भी हल्के हो जाएंगे। वैसे भी लंबे सफर में एक साथी होना अच्छा लगता है। उस रात हम दोनों ट्रक में थे। रोहित मेरे साथ बगल वाली सीट पर बैठा था। वो अभी ट्रक चलाना नहीं जानता था, लेकिन मैं उसे रास्ते के बारे में
ड्राइविंग के कुछ बेसिक टिप्स दे रहा था। वो बहुत उत्साहित था और बार बार मुझसे सवाल पूछ रहा था। गियर कैसे बदलते हैं, ब्रेक कब और कैसे मारते हैं, रात में गाड़ी चलाने में क्या क्या ध्यान रखना होता है, वगैरह वगैरह। रात के करीब 11 बज चुके थे और हम जंगल की उस सुनसान सड़क पर आ गए थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रास्ता बेहद सुनसान और घना था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। रोहित भी कुछ शांत हो गया था। शायद उसे भी इस अजीब से माहौल का एहसास हो गया था। मैं सड़क पर ध्यान लगाए हुए था और मन ही मन जल्दी से जल्दी इस रास्ते को पार करने की सोच रहा था। तभी अचानक रोहित ने मुझसे पूछा, मामा क्या इस रास्ते पर कभी कुछ अजीब हुआ है? मैं हंसा और कहा, अरे नहीं रे, ये सब फिल्मी बातें हैं। यहां तो बस ट्रक चलाओ और मंजिल तक पहुंच जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। चल तू डर मत, मैं तुझे ट्रक के बारे में और बताता हूं। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बात बदल दी और रोहित का ध्यान ट्रक पर केंद्रित करने लगा। मैंने उससे कहा, देख, ट्रक चलाने का सबसे बड़ा नियम है कि तू हमेशा गियर और क्लच का तालमेल सही रखे। अगर गियर और क्लच सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए तो गाड़ी झटके खाएगी और कभी कभी बंद भी हो सकती है। रोहित ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी तमाम चीजों के बारे में बताया, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स जो इंजन की हालत और ट्रक की दूसरी जानकारी देते हैं। मैंने कहा, इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ट्रक एक बड़ी मशीन है और इसे चलाना जिम्मेदारी का काम है। वो मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछ रहा था। मैं उसे समझाते हुए रास्ते पर ध्यान दिए चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम और आगे बढ़े, उस सन्नाटे में एक अजीब सा एहसास फिर से होने लगा था। हवा ठंडी होती जा रही थी और जंगल का घना साया सड़क को और भी डरावना बना रहा था। मैंने रोहित से कहा, चल तू ज्यादा मत सोच। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान से सीख और देख कैसे इस बड़े ट्रक को संभालते हैं। रोहित थोड़ा शांत हुआ और मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगा। मैंने उसे समझाना शुरू किया कि कैसे ट्रक का वजन और लंबाई गाड़ी चलाने को चुनौतीपूर्ण बना देती है और कैसे मोड़ों पर गाड़ी को संभालना पड़ता है। वह मेरी बातें सुनते हुए पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता जा रहा था और सड़क अब और भी सुनसान लगने लगी थी। रात के लगभग 2 बजे का समय था। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी धुंधली थी। अचानक ट्रक के अगले हिस्से में हल्का सा झटका लगा, मानो किसी चीज से टकराया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रक रुक गया। रोहित ने घबराकर मुझसे पूछा, मामा ये क्या था? मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और कोहरे की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पता नहीं, शायद कोई जानवर सड़क पर आ गया होगा। तू यहीं बैठ, मैं उतर कर देखता हूं। मैं ट्रक से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा और कोहरा था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने चारों ओर टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई जानवर या और कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा, शायद ट्रक के टायर में कुछ फंसा हो। मैं आगे बढ़ा और टायर की तरफ देखने लगा। वहां कोई जानवर नहीं था, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा टायर में बुरी तरह फंसा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि ट्रक के झटके का कारण वही पत्थर था। मैंने जल्दी से उस पत्थर को निकाल दिया और चैन की सांस ली। ट्रक में वापस लौटकर मैंने रोहित से कहा, कुछ नहीं था, बस एक पत्थर फंस गया था टायर में। अब सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम फिर से सड़क पर चलने लगे, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जंगल का रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में झिंगुरों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। रोहित ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से पूछा, मामा तुम्हें सच में कुछ अजीब नहीं लगा? ये जगह बहुत डरावनी है। मैंने रोहित को दिलासा दिया, अरे कुछ नहीं रे, ये सब तेरी सोच का खेल है। रात में जंगल का माहौल ऐसा ही होता है। हम फिर से आगे बढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद अचानक रास्ते में हमें एक बुजुर्ग दंपति नजर आए। वो दोनों सड़क के किनारे खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। घने अंधेरे के बीच उनकी छवि धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, उनका चेहरा साफ नजर आने लगा। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों काफी कमजोर और थके हुए लग रहे थे। तभी रोहित ने मुझे धीरे से कहा, मामा देखो, वहां कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा
और वो सचमुच एक बुजुर्ग दंपति थे। दोनों के कपड़े धूल से सने हुए थे और उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सच में किसी की मदद की जरूरत हो। रोहित ने मुझसे कहा, मामा, लगता है उन्हें मदद की जरूरत है, क्यों ना हम उन्हें लिफ्ट दे दें? मैंने एक पल के लिए सोचा। रात का वक्त था और यह जंगल का सुनसान रास्ता था। बुजुर्ग दंपति की हालत देखकर मन में सहानुभूति भी जागी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी अनजानी दहशत भी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैंने ट्रक की गति धीमी कर दी और सोचा कि उनसे बात करके ही फैसला करूंगा। मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए उनसे पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया और कमजोर आवाज में बोला, बेटा, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें गांव जाना था, लेकिन अब तक यहां फंसे हुए हैं। क्या तुम हमें कुछ दूर तक छोड़ सकते हो? उनकी आवाज में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने रोहित की ओर देखा, जो मुझसे सहमति की उम्मीद कर रहा था। वो मासूमियत से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मामा, चलो उनकी मदद कर देते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद ये लोग सच में मुश्किल में हों। हालांकि मन में एक अजीब सा डर भी था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने उन्हें लिफ्ट देने का फैसला किया। मैंने दरवाजा खोला और उनसे कहा, आइए, आप दोनों पीछे बैठ जाइए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। बूढ़ा आदमी और औरत धीरे धीरे ट्रक के पीछे की ओर चलने लगे। मैंने ट्रक की लाइट जलाई ताकि उन्हें आसानी से चढ़ने में दिक्कत ना हो। उनके चाल ढाल में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, मानो कई दिनों से भूखे प्यासे हों। जब वो दोनों पीछे बैठ गए, मैंने रोहित से कहा, अब संतुष्ट हो? चलो देखते हैं इन्हें कहां तक छोड़ना है। रोहित मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मामा, आपने सही किया। मैंने हल्के से सिर हिलाया और ट्रक को फिर से चलाने लगा। सड़क अब और भी सुनसान और घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। मैं शीशे में बार बार पीछे की ओर देखता, लेकिन बुजुर्ग दंपति बिल्कुल चुप थे, जैसे उन्होंने कुछ कहने का इरादा ही छोड़ दिया हो। यह खामोशी अब धीरे धीरे असहज होने लगी थी। कुछ किलोमीटर और चले होंगे, तभी मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। मैं सोचने लगा कि अगर ये सचमुच मुसीबत में थे, तो इतनी रात गए जंगल के बीच में क्या कर रहे थे? मुझे शक होने लगा, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहित ने मुझे एक और सवाल से चौंका दिया, मामा, आप उनसे और बात क्यों नहीं कर रहे? शायद उनका गांव नजदीक आ गया हो। मैंने भी सोचा कि शायद बात करनी चाहिए। मैंने शीशे में झांकते हुए पूछा, आप लोग किस गांव में जा रहे हैं? हमें आपको कहां छोड़ना है? मैंने शीशे में झांकते हुए पूछा, आप लोग किस गांव में जा रहे हैं? हमें आपको कहां छोड़ना है? पहले तो कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी होगी, इसलिए मैंने फिर से थोड़ा जोर से पूछा, आप लोग सुन रहे हैं? किस गांव जाना है? इस बार बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के बाद बोला, बेटा, बस थोड़ी दूर और चलो, जहां उतरना होगा हम तुम्हें बता देंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान और ठंडक थी, मानो वो बहुत लंबे समय से बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सिर हिलाया और ट्रक चलाना जारी रखा, मगर अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो दोनों अब भी चुप थे और उनके जवाब ने मुझे और भी असहज कर दिया था। जंगल और घना हो रहा था और सड़कों पर अंधेरा और गहरा। मैं जितना आगे बढ़ता, उतनी ही भारी चुप्पी महसूस होती। रोहित भी अब शांत था। शायद वो भी कुछ अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी फिर से बोला, बेटा, यहीं रोक दो, हमें यहीं उतरना है। मैंने उनकी बात सुनते ही थोड़ा चौंकते हुए कहा, लेकिन यहां पर तो कोई गांव ही नहीं है, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। आप लोग कहां उतरना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी थोड़ा हंसते हुए बोला, बेटा, हमें यहीं उतरना है, हमारी मंजिल यहीं है। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और अब भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ट्रक के चारों ओर सिर्फ अंधेरा और घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। रोहित ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मैं भी अंदर ही अंदर बेचैन हो चुका था, लेकिन बूढ़े की अजीब सी आवाज ने मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न कर दिए थे। मैंने खुद को हिम्मत बंधाते हुए सोचा, बस उन्हें उतारकर जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा, अगर आपको यहीं उतरना है तो उतर जाइए। ऐसा कहकर मैं ट्रक से नीचे उतरा और दरवाजा खोला ताकि वो दोनों उतर सकें। जैसे ही वो बूढ़ा औरत के साथ ट्रक से नीचे उतरा,
उसकी चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी। मैंने फिर से चारों तरफ देखा, कहीं कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ घना अंधेरा और जंगल था। मैंने एक बार फिर उनसे पूछा, आप लोगों को पक्का यहीं उतरना है? यहां तो कुछ भी नहीं है और ये जगह थोड़ी खतरनाक भी लग रही है। बूढ़ा फिर से वही ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, हमें यहीं उतरना है। अब तुम जाओ, तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता, हमारा रास्ता यहीं से शुरू होता है। उसकी हंसी सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो किसी सामान्य इंसान जैसा नहीं लगा। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। मैंने रोहित की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था और वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने हकलाते हुए कहा, आप लोग ध्यान रखना। इतना कहकर मैं वापस ट्रक की तरफ मुड़ गया और ट्रक में आकर बैठ गया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों बूढ़े अब भी वहीं खड़े थे, बिल्कुल चुपचाप। उनकी परछाइयां अंधेरे में घुलती जा रही थीं। रोहित भी पीछे देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अंधेरे और कोहरे की वजह से वो दोनों धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल होते गए। अब बस घना जंगल और काला आसमान था। चलो, अब ये सब पीछे छोड़ो, मैंने खुद से और रोहित से कहा। हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रोहित ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द हम इस सुनसान इलाके से बाहर निकल सकें। कुछ देर तक हम चुपचाप चलते रहे। सड़क के दोनों ओर अंधेरा और पेड़ों की घनी कतारें थीं, जो और भी डरावनी लग रही थी। कुछ मिनट बाद रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मामा, यह सब अजीब नहीं लग रहा? वो दोनों इतने अजीब क्यों थे? मैंने उसकी बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे, जंगल में इस तरह के लोग मिल ही जाते हैं। शायद किसी पुराने रास्ते पर चलते रहे होंगे। बस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद भी परेशान था। मैं अपने आप को यही कहता रहा कि ये सब बस मेरे मन का वहम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ट्रक के भीतर का माहौल भारी हो गया था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। कुछ देर बाद अचानक ट्रक का इंजन जोर से घड़घड़ाया और बंद हो गया। मैं चौंक गया। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ट्रक का खराब होना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या हुआ मामा? रोहित ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, शायद इंजन में कोई दिक्कत आ गई है, मैंने कहा। मैंने कई बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने बाहर निकलकर देखने की सोची। तुम यहीं रुको, मैंने रोहित से कहा, मैं देखता हूं। मैंने अपने फोन की लाइट चालू की, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे फोन की हल्की सी रोशनी में मैंने ट्रक से बाहर कदम रखा और इंजन की ओर बढ़ने लगा। अंधेरे में चलना काफी कठिन हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक के इंजन के पास जाकर देखा। जैसे ही मैंने इंजन के पास पहुंचकर देखा तो पता चला कि एक वायर का कनेक्शन हट गया था, जिसकी वजह से इंजन बंद पड़ गया था। मैंने वायर को सही जगह पर जोड़ा और फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने थोड़ी सी घुड़कन के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक में वापस चढ़ने से पहले पीछे देखा। अंधेरे में भी मुझे लगा कि कुछ हलचल हो रही है, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पाया। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और इंजन की आवाज सुनते ही रोहित के चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक देखी। अब सब ठीक है, मैंने कहा। चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रक को वापस चलाना शुरू कर दिया। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करीब 15-20 मिनट बाद अचानक ट्रक के पीछे से एक जोर की आवाज आई। साथ ही ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने तुरंत ट्रक का ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया। मेरे भांजे ने घबराते हुए मुझसे पूछा, ये क्या था मामा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, रुको, मैं देखता हूं क्या हुआ है। फिर मैं ट्रक से बाहर निकला, फोन की लाइट चालू की और पीछे की तरफ देखने के लिए चल पड़ा। जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। ट्रक का टायर फट चुका था। टायर की हालत देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले टायर में पत्थर फंस गया था, फिर इंजन ने काम करना बंद कर दिया और अब ये टायर फट गया था। मुझे लगा जैसे ये सब कुछ अजीब तरह से एक के बाद एक हो रहा था।
जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। मेरे भांजे रोहित ने ट्रक से बाहर झांकते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ मामा? मैंने उसकी ओर देखा, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। टायर फट गया है, मैंने थके हुए लहजे में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले पत्थर, फिर इंजन और अब ये टायर। रोहित की आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं खुद भी अंदर से हिल चुका था, लेकिन उसे हिम्मत देने के लिए मैंने कहा, चलो स्पेयर टायर लगाते हैं, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने अपना औजार निकाला और टायर बदलने की तैयारी करने लगा, लेकिन अब मुझे हर छोटी से छोटी आवाज भी डरावनी लग रही थी। जंगल की नीरवता और अंधेरा जैसे हमारे चारों ओर एक भयानक कहानी बुन रहे थे। मैंने औजार संभालते हुए रोहित से कहा, देखो हमें जल्दी करना होगा, ये इलाका जंगल का है और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके टायर बदलते हैं और यहां से निकलते हैं। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने टायर खोलने का काम शुरू किया और रोहित को स्पेयर टायर निकालने को कहा। हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम करने लगे, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई हमें घूर रहा हो। जंगल की नीरवता में हर छोटी सी आवाज भी डर पैदा कर रही थी, जैसे पत्तों की सरसराहट या किसी जानवर की दूर से आती आहट। जैसे ही मैंने टायर को हटाया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी धड़कन तेज हो रही थी। रोहित ने भी जल्दबाजी में स्पेयर टायर पास किया और हम दोनों ने मिलकर उसे फिट करना शुरू किया। पर हर बीतते पल के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अदृश्य खतरे के घेरे में हों। मामा जल्दी करो, रोहित ने डरे हुए स्वर में कहा। मुझे लग रहा है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। हाँ बस हो गया, मैंने घबराते हुए कहा। थोड़ा और बस, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। अंत में टायर बदलने का काम पूरा हो गया। मैंने तेजी से औजार समेटे और बिना एक पल गंवाए ट्रक में बैठने के लिए भागा। अब हमें एक ही ख्याल था, इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना। मैंने ट्रक की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट होते ही एक राहत की सांस ली। अब हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, मैंने रोहित से कहा, जो अब तक काफी घबराया हुआ था। मैंने ट्रक को गियर में डाला और तेजी से आगे बढ़ा दिया। हमारे चारों तरफ का अंधेरा और घना हो चुका था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरी नजरें बार बार शीशे में पीछे देखने पर जा रही थीं, मानो कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। रोहित ने भी झिझकते हुए कहा, मामा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं रोहित, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, हम यहां से जल्दी निकल जाएंगे। हमारी ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम बार बार एक ही मोड़ से गुजर रहे हैं। हर कुछ मिनट पर वही पेड़, वही मोड़ और वही सन्नाटा जैसे हमें घेरे हुए थे। रोहित ने घबराते हुए कहा, मामा ये कैसे हो सकता है? हम कब से चल रहे हैं, लेकिन हम एक ही जगह पर क्यों हैं? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, शायद हमें ही ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर में गांव आ जाएगा, तू चिंता मत कर। पर सच कहूं तो मेरे मन में भी अजीब सा डर घर कर चुका था। हर बार जब मैं शीशे में पीछे देखता, मुझे लगता कि कोई परछाई हमें पीछा कर रही है। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान का असर है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक रोहित ने कांपते हुए कहा, मामा वो देखो, सामने कोई चलकर आ रहा है। मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कहां? क्या कह रहा है तू? रोहित ने तेजी से इशारा करते हुए कहा, वो देखो मामा, सामने सड़क के बीच में। मैंने अपनी नजरें गहरी की और ध्यान से देखा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा और करीब पहुंचा, मेरा दिल धड़कने लगा। सामने वही बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे जिन्हें हम बहुत पहले छोड़ चुके थे। वो इस बार भी उसी तरह खड़े थे, हाथ जोड़कर जैसे कुछ मांग रहे हों, लेकिन उनके चेहरे की भावनाएं बदल चुकी थीं। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे भीतर तक डरा रही थी। रोहित ने घबराते हुए कहा, मामा ये तो वही लोग हैं, हम उन्हें पीछे कब का छोड़ आए थे, फिर ये यहां कैसे आ गए? मेरी आवाज भारी हो गई, रोहित गाड़ी का शीशा बंद कर और चुपचाप बैठ जा। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो दंपत्ति अचानक से रास्ते के बीचों बीच खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो हमें रोकना चाहते थे।
मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने घबराते हुए रोहित से कहा, क्या हो रहा है ये लोग हमें क्यों रोक रहे हैं? रोहित की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, मामा, कहीं ये भूत तो नहीं? उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं रोहित, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा वहम है। हम जल्दी से यहां से निकल जाते हैं। मैंने हॉर्न बजाया। उम्मीद थी कि वो दोनों रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। फिर मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को एक ओर घुमा दिया और साइड से निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, मैंने एक झलक के लिए उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। वो अब इंसानों की तरह नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें काली और गहरी थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी जिसने मेरे पूरे शरीर को कंपा दिया। जैसे ही हम उनके बगल से निकलने लगे, मैंने अचानक देखा कि वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति धीरे धीरे कुत्तों के रूप में बदलने लगे। उनकी पीठ झुकने लगी, हाथों की जगह पंजे बन गए और उनकी खाल पर काले बाल उगने लगे। उनकी आंखें अब भी वैसी ही काली और गहरी थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर भयानक हंसी की जगह खौफनाक गुर्राहट थी। वो दोनों अब एक बड़े भयानक कुत्तों के झुंड की तरह दिखने लगे थे। रोहित ने चीखते हुए कहा, मामा, ये क्या हो रहा है? ये लोग कुत्तों में कैसे बदल गए? मेरी आवाज भी कांप रही थी। मुझे नहीं पता रोहित, लेकिन हमें यहां से भागना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने पहले सुना था कि भूत प्रेत अपने रूप बदल सकते हैं, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना, यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे और मैं बस ये सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो कुत्तों में बदल चुके प्रेत हमारे ट्रक के पास ही दौड़ने लगे, जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखों में वही भयानक चमक थी जो मुझे अंदर तक डरा रही थी। मैं जानता था कि अब अगर हम रुके तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। हमारी सांसें तेज हो गई थीं और मैं हर पल सोच रहा था कि अब क्या होगा। वो कुत्ते अब भी हमारे पीछे थे, लेकिन जैसे ही ट्रक की स्पीड बढ़ी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। मैंने रोहित से कहा, तू बिल्कुल भी पीछे मत देख, बस भगवान से प्रार्थना कर कि हम जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाएं। रोहित की आवाज कांप रही थी। मामा, क्या हम बचे रहेंगे? मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। हाँ रोहित, बस अब थोड़ी ही दूर और है, हम निकल जाएंगे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी और अब पूरी तरह से ध्यान रास्ते पर था। हमारे दिलों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि हर पल एक अनजान डर का एहसास होता रहा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं, जो और भी भयावह लग रही थीं। कुछ मिनट और गुजरे, लेकिन वो प्रेत कुत्ते अब दिख नहीं रहे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी मन में डर था कि कहीं ये सब खत्म न हुआ हो। रोहित ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिख रहा था। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब हम सुरक्षित हैं, वो पीछे छूट चुके हैं। लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक से एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कुछ भारी चीज हमारे सामने आ गई हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। मेरे और रोहित के बीच फिर से डर की लहर दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था। ना कोई कुत्ता, ना कोई परछाई। ये क्या था? रोहित ने घबराते हुए पूछा। मैंने धीरे धीरे ट्रक से उतरकर चारों ओर देखने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लिए मैंने बाहर निकलकर देखा, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज बस हमारे दिमाग का खेल हो। कुछ भी नहीं है, मैंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, लेकिन मन में अब भी एक अजीब सा डर था कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैंने रोहित से कहा, देखो वो सामने एक गांव है, अब हम सुरक्षित हैं। मैंने तेजी से ट्रक को गांव के पास ले जाकर रोक दिया। सूरज की पहली किरणें अब आसमान में दिखाई देने लगी थीं और गांव के ज्यादातर लोग जाग चुके थे। हमें देखकर कुछ लोग हमारी तरफ आने लगे। हम दोनों घबराहट में ट्रक से बाहर निकले। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। गांव के एक बुजुर्ग हमारे पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे सारी कहानी सुनाई। जंगल, वो बुजुर्ग दंपति और उनके कुत्ते में बदलने की घटना। गांव के बुजुर्ग ने गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि सही सलामत यहां पहुंच गए। वो जंगल पिछले कई सालों से भूतिया माना जाता है। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया है,
लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या कोई और भी है जिसने इन भूतिया घटनाओं का सामना किया हो? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस जंगल से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। कुछ को डरावनी आवाजें सुनाई दी, कुछ को परछाइयां दिखी और कुछ ने तो तुम्हारी तरह ही वहां अजीब प्राणियों का सामना किया है। इसीलिए गांव के लोग कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते। रोहित ने कांपते हुए कहा, मामा, क्या ये सब सच में भूत प्रेत थे? मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। इस गांव ने हमें बचा लिया है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, सूरज पूरी तरह से निकलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस रात को भूल जाओ और अपने सफर पर आगे बढ़ो। बुजुर्ग की बातों से थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मन में अभी भी डर और सवाल बाकी थे। मैंने और रोहित ने गांव के एक किनारे पर बैठकर कुछ देर आराम किया। थकान और रात की घटनाओं ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही माहौल थोड़ा हल्का महसूस हुआ। गांव धीरे धीरे जागने लगा और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुटने लगे। रोहित ने कहा, मामा, अब क्या करेंगे? क्या हम वापस जाएंगे या सफर जारी रखेंगे? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब दिन हो चुका है, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। रात के डरावने साए पीछे छूट गए हैं। हमने गांव वालों का धन्यवाद किया और ट्रक की तरफ बढ़े। इंजन स्टार्ट किया और इस बार किसी अनहोनी की आशंका के बिना हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। हालांकि उस रात की भयानक यादें कभी नहीं मिट सकी। वो बुजुर्ग दंपत्ति, उनके कुत्ते में बदलने की घटना और जंगल की भूतिया सच्चाई ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हम जानते थे कि हम उस डरावनी रात से किसी तरह बच निकले थे, लेकिन उसके बाद से हम दोनों ने कभी भी रात में उस रास्ते से गुजरने का साहस नहीं किया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है रविंद्र ठाकरे आगरा से, रोशनी है कानपुर से, रेखा है हरियाणा से, सुरेश यादव है दिल्ली से, मीरा कुमारी है जयपुर से, विशाल कुशवाहा है कोटा से, रामवीर सिंह है भरतपुर से, सोनू सैनी है फरीदाबाद से, रामकिशन मिश्रा है बूंदी से, अजय पाल है फरीदाबाद से, सोमनाथ है पुरानी दिल्ली से और अब सबसे आखिर में दीपक जैन है मुंबई से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।